बात, आपकी बात के कार्यक्रम में आज ये पैनल डिस्कशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम डे नाइट इंडिया टीवी चैनल न्यूज़ के जो हमारे दर्शक हैं और जो देशवासी हैं और जो विदेश में जो शुभचिंतक बैठे हैं, उनका बहुत बहुत इस चर्चा में, इस पैनल डिस्कशन में स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, अपने सभी देशवासियों को चैनल न्यूज़ और डे नाइट इंडिया टीवी की ओर से और जम्मू एंड कश्मीर के सभी लोगों को और देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज हमारे इस पैनल डिस्कशन में अशोक जलाली जी हमारे साथ में हैं, सिविल इंजीनियर, जेएंडके से रिटायर्ड हुए हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्ते। हमारी चर्चा में एमके कौल साहब हैं और शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है कौल साहब। भारत माता की जय हो। इनके अलावा हमारी चर्चा में शामिल है अमरजीत सिंह जी कलिंगा जी, जो कि एयरफोर्स से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। वंदे मातरम। अपने दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि रविवार का दिन आपका बहुत प्रिय कार्यक्रम, हर रविवार आपकी बात डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए लेकर आता है। उसकी 12 कड़ी आपके स्नेह, आपके प्यार और आपके आभार के चलते हमने पूरा किया है। हम जानते हैं कि आपको वो बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम, लेकिन देश में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, वो चर्चाएं जनता के सामने सही जानकारी पहुंचे, सही बात जनता को पता चले, उसके लिए हमने तय किया कि इस बार जम्मू एंड कश्मीर पर बात आपके साथ होगी। जैसा कि मैंने अभी परिचय कराया, जलाली जी हमारे साथ में हैं, चर्चा में शामिल हैं। आज कौल साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, अमरजीत सिंह जी कलिंगा जी चर्चा में शामिल हैं। कौल साहब, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि चर्चा शुरू करें तो जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रारंभिक स्थिति क्या थी और आज क्या है, जो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। क्या स्थिति है? करेक्ट। बहुत ही सुंदर माहौल था, जैसे कि हमने सुना है, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है वो 20 जनवरी 50 की है जी। तो जो हम अपने बुजुर्गों से, माता पिता से, अपने दादा से सुनते थे तो कश्मीर बहुत सुखी था, सुनपन था जी। तो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा था जी। तो 47 एक बदकिस्मती लेके आया हमारे 1947 जेएंडके स्टेट के लिए। उसमें कई फैक्टर वहाँ उस टाइम खड़े हो गए। जब एक्सेशन का टाइम हुआ, जो जितने भी हमारी यहाँ राजे महाराजे थे, डिफरेंट स्टेट्स हमारी थी इंडिया की, ये एनेक्स हो गई इंडिया के साथ। लेकिन एक वाहिद स्टेट जेएंडके की, जो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि इस चीज़ को मैं संभालूंगा जी। लेकिन वही एक पीड़ा, वही एक सांप, वही एक नाग डस के इस जेएंडके स्टेट को आज की डेट तक डसता रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जम्मू को जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो मतलब उन्होंने कहा जरूर कि मैं अपने उसमें लेता हूँ, मैं संभालूंगा, लेकिन वो नहीं संभाल पाए। दिस वाज नॉट अ गुड जजमेंट। क्या कहेंगे जलानी साहब? वो तो उस वक्त बहुत, तो हिस्ट्री इनको माफ नहीं करेगी। सबसे बड़ी गलती ये थी कि उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे जी, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मैं खुद इसका ये करूंगा फैसला जी। हालांकि तमाम जो स्टेट सरदार पटेल मतलब इसको भी करना चाहते थे, उसको हाथ लगाने नहीं दिया, उसको हाथ ही लगाने दिया, क्योंकि मैं निवासी हूँ। वही बदकिस्मती है हमारे लिए जी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आप देख रहे हैं जी 90 में क्या हुआ, उससे पहले 86 में क्या हुआ। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में मुफ्ती साहब थे होम मिनिस्टर, वहाँ कैसे कैसे कत्ल किया गया हिंदुओं को, भाग गए वो बेचारे, कहाँ मंदिर तोड़ गए। ये तो एक इससे पहले की बात मैं आपसे कहता हूँ। जब 1947 हुआ, बहुत से लोग पाकिस्तान साइड से यहाँ कश्मीर जम्मू में आ गए, कुछ साइड जम्मू में
70 साल हो गए उनको वहाँ जी बसते हैं, अभी तक उनको रिफ्यूजी नाम बोलते हैं उनको। मतलब वहाँ की जो नागरिकता जो वो नहीं मिली है, वो नहीं मिल रही, उनकी नागरिकता नहीं मिल रही है। और जलाल साहब ने एक पॉइंट वहाँ छोड़ दिया, जब मुफ्ती साहब हमारे होम मिनिस्टर थे जी, तो मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ही हूँ जी, सो कॉल्ड उस वक्त अर्लियर, ये मैं उसी में हूँ, आज तो मैं पुलवामा से हूँ। तो उस वक्त की क्या हालत थी कि हमारे सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। जी बिल्कुल सही है। उस पीरियड में मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर होते हुए, जबकि एक कांग्रेस का बंदा था, और कहा जाता है कि वो लोग भी जो थे वो कांग्रेसी थे जिन्होंने हमारे मंदिर वहां मीट कर दिए। इट वाज अ रेड सिग्नल टू द कश्मीरी पंडित भैया। मतलब ये एक शुरुआत थी, शुरुआत थी, आपको यहाँ रहना नहीं है, ये आपको मतलब विदेशी हुकूमत हमारे कश्मीर में जो है हस्तक्षेप करे, ये शुरुआत थी, ये शुरुआत थी जी, इसको कह सकते हैं। मैं बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और मैं सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये चर्चा में जहाँ आपने मंदिर का जिक्र किया, मंदिर तोड़े गए वहाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मस्जिदें भी तोड़ी गई थी? नहीं, कौन तोड़ता मस्जिद? तो क्या हुआ था, मस्जिदें बनाई गई थी? मस्जिदें बन रही हैं। मैं आपको इसमें एक चीज आपको कौन सा एक चीज करता हूँ। पिछले 20 सालों में जी, पिछले 20 सालों में कश्मीर में कम से कम 20,000 मस्जिदें बनी हैं। 20,000 मस्जिदें, और वहाँ भी मस्जिदें हैं, और एक एक मस्जिद कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ की है जी। मैंने सुना है, मैंने टीवी पे देखा भी है जी, आपके माध्यम से या दूसरे चैनल पे देखा है कि एक गांव है अनंतनाग से ऊपर, ऊपर बहुत दूर है जी, वहाँ सिर्फ 3 घर है। 3 घर है? 3 घरों के लिए 6 करोड़ वाली मस्जिद है। 6 करोड़ की मस्जिद है। सवेरे से वहाँ लाउड स्पीकर पर यही वहाबिज़्म चलता है हर जगह। इस वक्त वो है नहीं, उस वक्त पूरा मुझे पता है अपने टाइम में। नहीं, आप तो वहाँ एज ए सिविल इंजीनियर आपने काम किया है, तो सारे हालात पता है। मेरे हाथों से जी, हम आपके हाथों से बना होगा। मैं आपको एक बिल्कुल मिसाल, जिंदा मिसाल देता हूँ जी, जो एक परमानेंट प्रैक्टिकल है जी। हमारा वहाँ हारी पर्दा के ऊपर जी बड़ा मंदिर है जी, इस साइड लेफ्ट साइड पे है हमारा, उसको हम बोलते थे शायर का मंदिर जी। उसके नीचे था एक बड़ा ग्राउंड जी। उस ग्राउंड में हम जब बड़ा दिन होता था वहाँ जाते थे, त्योहार जैसा होता था वहाँ, मकई की रोटी खाते थे, आपस में मिला जुला होते थे। उसको देवी आंगन बोलते हैं जी। देवी आंगन को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कन्वर्ट किया, तिब्बतियन मुस्लिम रिफ्यूजीज आ गए, उनके लिए मैं वहाँ उस वक्त यही था, मेरे हाथों से 200 से ऊपर सरकारी मकान बन गए उस देवी आंगन में। उसको कन्वर्ट किया गया तिब्बतियन हाउसिंग कॉलोनी, गवर्नमेंट आ गया। तो सर एक चीज और बताइए, जिस समय ये सारा चीज हुआ वहाँ पर, तो उस समय कौन था सरकार, कौन मुख्यमंत्री था वहाँ पर? नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, वो शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला थे, जिसके साथ मैंने 10 साल काम किया है, मैं रहा हूँ एज सेक्शनल अफसर। ये सारा सिस्टम था। इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जी। 47 में कश्मीरी पंडित वहाँ जी पढ़े हुए लिखे थे जी, सारे टीचर्स कश्मीरी पंडित थे, एडमिनिस्ट्रेशन में कश्मीरी पंडित थे जी। जब शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की हुकूमत आ गई जी, उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो वहाबिज़्म है, ये जो ये मस्जिदों में बच्चे से ऊपर तक चढ़ा पढ़ाते हैं, उसने फैनेटिज्म खत्म किया जी। उसने जमात इस्लामी को बिल्कुल खत्म किया था जी। उसने शुरू किया, क्योंकि वहाँ मुसलमान बच्चे थे, मुसलमान लड़के थे, वो अनपढ़ थे जी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ परसेंटेज पढ़े लिखे थे। उसने सिस्टम चेंज करने के लिए उनके लिए स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, उनको पढ़ाया। जब वो मैट्रिक हो गया 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता नौकरियां मिलने लगी, टीचर्स, क्लर्क, पुलिस। कैसे लगी? क्योंकि जो पंडित लोग थे, कश्मीरी हिंदू थे, वो रिटायर जो होते थे, उनकी फिर नेक्स्ट उनकी जनरेशन को कोई नौकरी नहीं मिलती थी जी। एक टिप्पणी कौल साहब से ले लेते हैं। कौल साहब, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरी जो ये बता रहे थे अभी कि वो तिब्बतियन कॉलोनी तो इनकी आइडेंटिटी हुआ है, तो मेरे ज्ञान में जो है वो बड़ा ही भयंकर रिसेंट मसला है वहाँ जी। म्यांमार कहाँ है जी, रोहिंग्या वहाँ से आए। अच्छा, रोहिंग्या जिनको मुसलमान, जिसकी चर्चा आजकल देश में हो रही 40,000 मुसलमान रोहिंग्याज को लाके जी, 40,000 रोहिंग्यों को लाके जम्मू में बसाया गया जी। अब वो एक अड्डा बन गया है आतंकियों के छुपने के, क्योंकि वो बॉर्डर के निकट है, मतलब शेल्टर मिल रहा है। यस,
वो वहां से कॉन्स्पिरेसीज हैच करते हैं अगेंस्ट द नेशन, हमारी प्यारे देश के खिलाफ, और वो क्योंकि वो शील्ड उनका है वहां से फिर एक्टिविटीज आतंक की शुरू हो जाती है। जम्मू में जहां तक देखा जाए, जब मुझे 90 याद है, जम्मू में कोई कॉलोनी नहीं ऐसी थी कि जो जहां की श्रीनगर के लोग आके बसने शुरू हो गए थे। लेकिन इन 30 साल में डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए कई षड्यंत्र डिफरेंट रिजियों ने, जितनी भी कश्मीर की चली, J&K की चली, उन्होंने जम्मू में बसा दिया, जिनको पूरी जम्मू की पेरिफेरीज घेर ली। लेकिन पूरा जम्मू तो पूरा हिंदू नहीं सर, नहीं इसका लोगों पूरा देश जानता है कि हिंदू बेल्ट है, वहाँ हिंदू रहते हैं। जो जम्मू नहीं, जो जम्मू था वो था, आज नहीं है। जो उसकी मतलब ये कहा जाए कि मतलब आज पूरा जम्मू को एनसर्कल किया गया, मतलब पूरा घेर लिया गया। मुझे याद है जब फारूक साहब ने रिजीम संभाली तो उस वक्त JK अलग के कुछ लोग, लेकिन जब यहाँ चैनलों पे बात होती है, जब भी यही बात होती है कि जम्मू पूरा, सर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा जी। कुछ जो आतंकी थे उनको छुड़वा के आतंकवाद से वापस ला के उनको JK पुलिस में भर्ती किया गया। उसमें उस वक्त मैक्सिमम लोगों ने जम्मू में प्लाट खरीदे, उधर देखो तो खरीद के वहां वो सेटल होने लगे। तो आज जम्मू में आप देखो, आपको सिद्रा मिलेगा, वहां शरी नरवाल मिलेगा आपको, वहां आपको जानीपुर साइड मिलेगा, आपको कोट बलवाल तक मिलेगा। जितना भी जम्मू का सराउंडिंग एरिया है, सारा पेरिफेरी जम्मू की घेर ली है जी इस नई बस्ती से, इसीलिए कि जम्मू को भी डेमोग्राफिक चेंज करो, क्योंकि इनकी कोई से यहाँ रहे नहीं। यही वोटर कश्मीर में भी है, यही वोटर जम्मू में भी है। ठीक है सर, ये मतलब ये वोटर वहां भी है, ये वोटर वहां भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह पे ये वोटर। जलानी साहब आपसे एक टिप्पणी ले रहे हैं कि ये जो पूरा जैसे भी अभी कौल साहब ने बताया कि सिस्टम में मतलब उनकी एंट्री हो गई है। Yes, exactly. They are in the system. तो आपका कहने का मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। They are doing according to their sweet will. Nobody bothered till date. अब ये 2-4 साल से थोड़ा इसमें 2-4 देखिए, अभी आपका मीडिया का 1% चला गया रोहिंग्या कॉलोनी में, पीट के वो निकल गया बेचारा वहां से, बाल वो बच गया, इतनी बुरी तरह से उसको पीटा। मैं तो इस वक्त मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं एक सत्य आपको बोल रहा हूँ। आज हिम्मत नहीं है इंडियन थॉट वाले के रोहिंग्या कॉलोनी में घुसने की, और उनको आधार कार्ड वहां बनाए गए, उनके पहचान पत्र बनाए गए, उनके राशन कार्ड बनाए गए हैं। एवरी फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव बीन प्रोवाइडेड देयर। वाइल एज हमारे माइग्रेंट जितने भी कश्मीर के पंडित निकले हुए वहां से, वो तरसते हैं हमारे ऑफिस में धक्के खा रहे हैं। आज तक उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, क्योंकि वो ऑनेस्ट थे। 90 में वो ऑनेस्ट रहे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन उस वक्त नहीं करी, इसलिए कि गवर्नमेंट जॉब में थे वो, उनको आज तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। दिस इज कर्स ऑन द मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ जी बताइए। अभी आप कह रहे हैं कि उनको पूरे वोटर कार्ड बन गए, आधार कार्ड बन गए, सब कुछ बन गया, दे मीन्स के मतलब वो वहां के नागरिक हो गए। जम्मू वाले ने अपने पाँवों पे खुद कुल्हाड़ी मारी जी। हम तो माइग्रेटरी बर्ड हैं, ठीक है, हमारे पास एजुकेशन है, हम वहां से निकले, हम कुछ समय वहां रुके, हम ग्लोबल इस वक्त है, कश्मीरी पंडित ग्लोबल है, नो डाउट। हमें किसी ने सहायता नहीं करी। मैंने आपको परसों की बाइट में बता दिया, एक हमारे भगवान आए थे बाला साहब ठाकरे जी, और बीजेपी वालों ने उस वक्त हमारी भरपूर मदद करी, इस वक्त भी कर रहे हैं, जिस वक्त भी हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी बात उठा रहे हैं। ये मसला ही सोया हुआ था भाई, ये देश में एक अच्छा जो उसका वारिस है जो कश्मीर का जी। मुझे इसमें और भी एक चीज याद आती है सर, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ टीवी डिस्कशन में चलता है कि हम ये कश्मीर हमारा शारक है, पाकिस्तान वाले बोलते हैं शारक। यार कौन सी शारक? डाई जुमा की आपकी पैदाइश है, परसों पैदा आप हो गए। आप 1 गज जमीन खोदो कश्मीर की, वहां मूर्ति निकल आएगी। जो अत्याचार आपने करे हैं, मंदिर तोड़ के उठ गिर गई हैं जमीन के नीचे, वो मूर्तियां हमारी वहां है। जो मंदिर तोड़ा गया है, सारे हमारे मंदिर वहां अभी भी खड़े हैं, जहां भी खुदाई होगी हमारे एरिया में देखो, नारिस्तान वहां अभी भी मंदिर है। आप बटन नागेंद्र खेत साइड में जाओ, वहां देखो हर जगह आपको मिलेंगे मंदिर। ओंतीपुरा जाओ, मटन जाओ, हर जगह हमारे कल्चर की वहां साख्त मिलेगी। क्या इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमजोर है कि वो अपनी बात को नहीं बोल सकते? भैया ये तो हमारा है जी, वहां शारदा पीठ आपके पास है, हमारा गवर्नमेंट से। अच्छा, एक जो अभी एक बात जो जानना चाह रहे हैं, जो जनता भी, देश की जनता भी जानना चाह रही है कि जैसे हमने शुरुआती दौर में कहा कि जम्मू के जो J&K की जो स्थिति थी क्या थी, वो आपने बताया, मैंने बताया कि वहाँ बड़ा प्यार प्रेम था। मेन चीज जो है ना वो रह गया है। जी 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 मेन चीज है जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी, मेन चीज है जो नीचे जो प्रशासन जो है, जो प्रशासन है जी, वो सारा हो गया है एंटी इंडिया A to Z। अच्छा, एंटी इंडिया हो गया।
लेकिन कि सरकार तो सरकार नाम के लिए है वहाँ, पैसा भी भारत सरकार पैसा खाने के लिए, पैसा खाने के लिए वो है। बाहर का खाओ। नंबर 2 है कि जो मिलिटेंट्स है जी, हम सारे टीवी पे बोलते हैं जी मिलिटेंसी का कोई मजहब है नहीं जी, ये तो ठीक है बोलते हैं ना, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं सब, लेकिन एक चीज मुझे आप बताइए, ये लोग सारे मेरे लीडर लोग बताइए, जब ये मिलिटेंट मरता है जी फिर इसके पीछे लाखों लोग क्यों जाते हैं? हाँ ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। अच्छा मिलिटेंट का मजहब नहीं है, फिर इसको जलाओ। हाँ ये आइकनिक क्यों बन जाता है? जलाओ मिलिटेंट को, जलाया जाना चाहिए, इसको जलाया जाना चाहिए अगर इसका मजहब नहीं है। अगर है ये झूठ क्यों फैला रहे आप टीवी पे? इतने बड़े बड़े साहब होते हैं कहते हैं अरे भैया आप अगर इनका मजहब नहीं है, ये पूरा प्लांट है पूरा, तो इनको जलाओ। जैसे क्या नाम था उसका जिसको अमेरिका ने जलाया और फेंका समुद्र में? जी लादेन को। ये सिंपल सी, अगर मजहब किसी का नहीं है तो फिर उसको क्यों पीछे लाखों लोग करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, वो करेंगे, हायर करेंगे। उसी से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स है, ये हो गया नीचे वाला, वैसे पटवारी है, मेरा जमीन मेरा खाया है, पटवारी 27 करना लिखा है अपने नाम पे, अभी भी मेरा जमीन है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है या जो कॉलेज लेक्चरर्स है कॉलेजों में, वहाँ हर जगह ये दिमाग में उनको है कि यहाँ पाकिस्तान बनना है, हम पाकिस्तानी हैं, हम उसके लिए। सो ये इट इज ऑल वेस्ट इंडिया जो कर रहा है, इट्स ऑल वेस्ट कर रहा था। मैं बड़ा आशावादी। चलिए अभी इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आशावादी। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त बड़े बड़े बयान देता है, ही इज द मेन कल्प्रिट, किसी ने बर्बाद किया है, मतलब उसी ने बर्बाद किया है। मैं बताऊंगा जी, फारूक अब्दुल्ला ने सबसे पहले लंदन में गांधी को हम जी कौन सा एक सेकंड पहले जो वहाँ पंडित था हिंदू, जैसे मैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमको बोलते थे ये डेड कांग्रेसी है। डेड मीन्स जब ये वोट डालेगा ये 2 बार वोट डालेगा कांग्रेस को, इतना हमें वो कहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गया, फारूक अब्दुल्ला आ गया, इन्होंने ऐसे ड्रामे किए। वहाँ एक बात बोलते हैं, वहाँ जब कुर्सी पे बैठते हैं चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान की बोली, जैसे इस वक्त ये बोलती है क्या नाम है दिल्ली में एक, तो जब दिल्ली पहुंचते हैं वहाँ के, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं मरूंगा हिंदुस्तान के लिए, जीऊंगा मैं। जब बहरहाल क्रॉस करते हैं वहाँ अगर पाकिस्तान, हम तो कहाँ फंस गए, हमारा मुल्क पाकिस्तान, दीन पाकिस्तान है, ये डबल जो है, ये डबल, ये जो दोहरी नीति जो अपनाई जा रही है, किसी ने बर्बादी की जम्मू कश्मीर में। अच्छा और एक चीज है, कभी हमने कहा था कि हमें पनन कश्मीर दे दो या कश्मीरियों को बसाओ, गवर्नमेंट होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कश्मीरियों के लिए हमने जमीन कहीं 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 है, सारा कश्मीर जल गया, सारे मुसलमान ये लीडर मुल्ला सड़कों पे आ गए, नहीं जी ऐसा कोई नहीं, हम यहाँ फलस्तीन नहीं बनाने देंगे। लेकिन उनको याद नहीं है जब तिब्बती मुस्लिम वहां बस गए, उनके लिए ठीक था, उनके लिए अच्छा दोहरी नीति अपनाई जा रही है लगातार, ये मतलब पाकिस्तान को फेवर करने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर पर बात आपकी बात आपके साथ पैनल में मेरे साथ में, मैं एक बार आपसे फिर दोबारा अपने दर्शकों को परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ में अशोक जलाली जी हमारे साथ में है, सिविल इंजीनियर वहाँ से रिटायर हुए हैं। कौल साहब MP कौल साहब हमारे साथ हैं, शिक्षा विभाग से रिटायर हुए हैं। अमरजीत सिंह जी कलिंगा जी हमारे साथ एयरपोर्ट से हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। अब हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, जलाली साहब से जानना चाहेंगे, जलाली साहब ये एक रोशनी एक प्रोजेक्ट वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, तो क्या है वो रोशनी प्रोजेक्ट? जी सर, उसमें ये चीज़ है कि मैंने पहले भी कहा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये है ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारा सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं जी। फिर ऊपर से आ गया था, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कांग्रेस के बहुत बड़े ऊंचे लीडर हैं जी। उन्होंने वहाँ ये रोशनी प्रोजेक्ट किया था, इसमें था कि जो भी सरकारी ज़मीन है जी, घास चराई है जी, या तो वहाँ पहाड़ियों पे ज़मीन है सरकार की जी, वो दे दो जी मिनिमम पैसों पे लोगों को। लोग कौन थे वहाँ? सिर्फ मुसलमान ही है। नहीं वो जमीनें हिंदू, क्या सरकारी हिंदू की? ये कश्मीर की बात मैं कह रहा हूँ जी। तो कश्मीर में जब वो शो चला सो वो प्रोग्राम जी, सारे चरागाह, सारे घास चराई, सारे जो इवन कश्मीरी पंडितों के जो मंदिर थे जी, मंदिरों का जमीन भी उन्होंने उस प्रोजेक्ट में लगा के खत्म, सारे मतलब उस रोशनी प्रोजेक्ट की तरह सारे मुसलमानों को दे दिया। जी हाँ।
इवन इन जम्मू आल्सो। अच्छा, एक चीज और हम आपसे जो क्लियर करना चाहेंगे, तो ये जिन लोगों को वहां दिया गया, तो क्या इसमें ऐसे लोग भी थे जो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर के लोग थे? बिल्कुल बाहर के लोग नहीं है या तिब्बतन है, उनको भी जिसको नहीं मिला था। ये तो बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत। बिल्कुल। तो मतलब ये तो मतलब गुलाम नबी आजाद ये तो है ना, जानबूझकर मतलब ऐसा किया। चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मतलब सभी एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं, एक ही लाइन पे चलते हैं। और एक ही जो अब कुछ लोग इनमें से जो जमात इस्लामी है, जो या हुर्रियत के हैं, वो थोड़ा आगे जाते हैं, पीछे पीछे ये करते हैं। काम तो आशीर्वाद इन्हीं का है, आशीर्वाद इनका है, आशीर्वाद बाहर से भी पाकिस्तान का है। अदरवाइज हाँ, अब क्या है इसमें अनफॉर्चुनेट 3 बार मैं कहूँगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको ये पता नहीं चलता है कि क्या करते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी गुमराह करते हैं ये लोग। गुमराह करते हैं। मतलब दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली जैसी बात करते हैं, वहां जाते हैं तो भूल जाते हैं अब दिल्ली में क्या बोल के। अब चेंज आ गई, जब से मोदी गवर्नमेंट आ गई तब से आंखें खुल गई, जब से खुल गई तब से कम। अच्छा, इसी सिस्टम में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों सरदार लोग आए जम्मू जी, लाखों हिंदू आए, जो सिख परिवार वहां आए, हिंदू परिवार आए, जो पाकिस्तान से है 1947 में। सरदार साहब के टेल यू ट्रूथ क्या है, अभी 70 सालों से अभी वो रिफ्यूजी। चलिए, हमारे साथ में जो है वो अमरजीत सिंह जी कलिंगा जी बैठे हैं। सर, आपसे एक टिप्पणी चाहेंगे कि मतलब वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जो सिख परिवार जो है, आप किस स्थिति में देखते हैं उनको? उनकी पीछे तो अभी भी वही है 70 साल जो पहले थी जी। बाहर से जो बाकी तिब्बती आए हैं मुसलमान, उनको भी एडजस्ट कर दिया गया जी, रोहिणी मुसलमानों को एडजस्ट कर दिया गया जी। पर जो सिख परिवार वहां से उजड़ के आए हैं जी, हिंदू पंजाबी जो भी उजड़ के आए हैं जी, जम्मू में वहां पे जाके बसे हैं, उनकी पीछे वही है। उनको आज तक भी वहां पे नहीं पूछा जा रहा, उनको रिफ्यूजी ही कहा जाता है। मतलब कोई मान्यता नहीं है, कोई मान्यता नहीं, उनको मतलब कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल कोई अधिकार नहीं। और कितनी सरकारें आई, कोई फैसला कितनी चली गई, पर उन्होंने इस और कभी भी ध्यान नहीं दिया। मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर लौको लवाद अगर कहा जाए, पूरे हिंदुस्तान की जनता अगर जानना चाहे, तो ये कहा जाए कि ना तो जो जे.एंड. कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो सरकारें बनी, चाहे वो कांग्रेस की बनी या रीजनल पार्टी की बनी है, और या कोई ध्यान नहीं, या जो केंद्र सरकार में जो सरकारें रही हैं, सबने मतलब किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, आंखें बंद कर ली। और अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना, जितनी कुर्बानी सिखों ने दिया देश के लिए, अगर उसको देख के किया जाए ना कुछ जी, तो वो भी उसकी और भी कोई ध्यान नहीं दे। नहीं तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप कहना चाहते हैं कि मतलब जो केंद्र में आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, सरकार है, अभी तो चुनाव शुरू हो गए हैं, तो क्या लगता है, मतलब वो अगर वो अगली बार वो जीत कर आते हैं तो कुछ उम्मीद है कि कुछ करेंगे? उम्मीद तो होनी चाहिए, करना चाहिए, उनको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर उनको कौन सा आपसे टिप्पणी ले रहे हैं? मैं ये बोलता हूँ कि ये बात सही है, क्योंकि ये कलिंगा जी जो है मेरे बड़े भाई हैं यहाँ, तो इन्होंने जो बता दिया कि अगर देखा जाए सिख समाज का हमारे हिंदू समाज पे इतना उपकार है कि इनके ऋण ही ऋण है हमें, क्योंकि गुरु महाराजों ने अपने बच्चों के शीश कटवाए, गुरुद्वारा शीश गंज यहाँ प्रतीक है हमारे सामने। जब कश्मीरी पंडित वहां दुखी हो गए औरंगजेब के पीरियड में और वहां पहुंच गए, मारे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सर। ओके सर, ओके, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आए तो उन्होंने यहाँ उनको शरण दे दी और उनके बदले फाइट उन्होंने दे दी। तो क्या हम ये भूल जाते हैं, अगर हम यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में हैं, इनका जितना इनका योगदान है, क्या इसका सिला यही मिलना चाहिए कि अभी तक वो रिफ्यूजी हैं जो पंजाब से? सिखों का जो बड़ा योगदान है अभी तक बेचारे बिल्कुल नहीं बुला सकते। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि मतलब जो वहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार जो बैठी थी और जो केंद्र में जो सरकार बैठी थी, वो सब बुला के बैठी है। मोदी जी की गवर्नमेंट से पहले की बात है। हाँ, मोदी जी, मुझे आज ये रोशनी की किरण एक नजर आ रही है, जब ये हमारा जिस दिन सज्जन कुमार अंदर गया, मैं अभी 84 के मामले में मैं अभी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये जो लाइन में लगे हुए हैं ना, जिन्होंने हमारे इन भाइयों को अत्याचार से उस दिन मार दिया,
एक एक करके इनको सड़ाओ जेलों में, जैसे वो सड़ने लगा। इसी तरह से जो आपका मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, टाइटलर है, जितने भी बदमाश है, कमलनाथ है, इनको भेजो अंदर। इनको बाहर कोई जगह नहीं है। इनने हमारे इन गुरु महाराज के कुटुंब को, वंश को इतना खराब किया है 84 के दंगों में। मतलब 84 का भी एक बड़ा मतलब दाग है। जो समझदार हिंदू है, यहाँ का पढ़ा लिखा है, उसका शर्म से सर झुक जाता है इनकी पीड़ा को देखे। उसका मतलब भारत के इतिहास में मतलब ये दाग है, मतलब ब्लैक है। तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस हमारे और मोदी जी पे हमें 100% उम्मीद है, यही करके देगा ये, और कोई माई का लाल आज तक जम। चलिए एक टिप्पणी ले लेते हैं जलाली साहब से। जलाली साहब क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि ये तो 70 साल में जो नहीं हुआ वो पिछले 4 साल में हुआ, मोदी जी ने जो किया। क्योंकि इतना सिस्टम ऐसा खराब है इंडिया में, इसमें ठीक करने में टाइम लगेगा। अब अगर नेक्स्ट इसको हम चाहते हैं, हम भगवान से मांगते हैं कि मोदी जी ही आए, और अगले 5 सालों में आप देखना जलाली साहब चुनावों पे हम अभी चर्चा करेंगे। बीच में एक टिप्पणी हम कौल साहब से ले लेते हैं। कौल साहब, जो हमारे जो इस कार्यक्रम को जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, पूरे देश भर में लोग देख रहे हैं, विदेश में भी देख रहे हैं, लोगों को मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर में मतलब किन हालात में मतलब वहां पर हैं, लोगों को वहां से आना पड़ा, भागना पड़ा वहां से, क्या हालात रहे होंगे? सर मैं अगर मेरी बंधु लोगों के पास टाइम है तो मैं इसको पूरा विस्तार से बताएं। ये बेसिक काज शुरू हो जाता है तब जब इसकी नींव डाल दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जी, इसका बेसिक काज क्या है? धारा 370। धारा 370 एक इतना गंदा सांप उसने पटेरे। अगर धारा 370 को समझे तो क्या है ये? मतलब धारा 370 कुछ नहीं, नई पीढ़ी को पता ही नहीं है। एक डोम बना के रखा, कश्मीर को दे दो स्पेशल स्टेटस, वाइल्ड उनका कुछ वहां कोई प्रोडक्शन नहीं है, वहां अपना पेट नहीं पाल सकते हो। वो सारा अनाज यहाँ से जाता है, हर चीज भारत सरकार से, सुई से हर चीज तक वहां जाती है। 4 दिन रोड बंद करो जी, बंद करके देखो ना, वहां तड़पेंगे, मरेंगे, वो भूखे मरेंगे। सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 बड़ी गलतियां करी मेरी विजन में। 2 गलतियां करी। एक खुद को बोलते हैं ही वाज द फर्स्ट जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में करी, लेकिन वहां मैं एक क्रिटिक बैठा हूं, यहाँ मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तो मैं वहां क्रिटिक बैठा हूं। काश पंडित जवाहरलाल नेहरू को विजन ये होता कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अर्बन करी, इसके साथ रूरल भी करते, जो आज की डेट में मोदी जी बोलता है, तो किसी इंजीनियर को या किसी भी बंदे को गांव छोड़ के, अपना संपत्ति छोड़ के मेट्रो सिटीज में नहीं आना पड़ता। ये मेट्रो सिटीज में फिर ये आते हैं, इनके पीछे पीछे बूढ़े माँ बाप आते हैं अपनी संपत्तियां वहां छोड़ के। इनकी भी डिस्ट्रेस इंडिया में चालू हो गई है, मेट्रो भर गए हैं, यहाँ कल्याण हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस वालों ने यही किया कि ये जो रियल एस्टेट वाले हैं, ये बड़े बड़े मगरमच्छ, इनको बूम करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 1-1, 2-2 करोड़ के फ्लैट हो गए खड़े। कारण क्या है? ये अपनी संपत्ति वहां छोड़ के बेचारा बच्चों के पीछे आता है ओल्ड एज में, फिर लास्ट में इसको खोटे दामों वहां बेचना पड़ा। एक कहानी इनने ये करी। दूसरी कहानी सबसे भयंकर जो कश्मीर का है, कैंसर, इट इज ए क्रिएशन ऑफ नेहरू जी। अगर नेहरू जी धारा 370 कश्मीर को ना दिलवाते उस टाइम, ये स्पेशल स्टेटस, भैया किस चीज का स्पेशल स्टेटस? क्या मकसद क्या रहा होगा? मकसद ये है कि बाहर का कोई जमीन नहीं खरीदेगा। 35 धारा 370 का मतलब बाहर का जमीन ना खरीदे कोई, स्पेशल वहां का संविधान हुआ, वहां का आईन अलग बनेगा। क्यों 2 झंडे वहां? किस लिए 2 झंडे? अगर हरि सिंह ने विलय कर दिया भारत के साथ, तो कौन होता है बीच में इसको ये करने वाला? नहीं, लेकिन वो जो जनसंघ के जो पूर्व अध्यक्ष है श्यामा मुखर्जी, उन्होंने तो कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। धारा 370 ने गन फैलाया कि हम असुरक्षित हो गए। जिस एरिया में रहता था 80 घर हम हिंदू थे, 650 फैमिली थी माउंटेन्स की। जब तक मेरी नारी का सामान वहां रहा, जब तक मैं धर्म भी क्या चलाता था, मैं जन्माष्टमी के दिन मुझे पत्थर लगाते थे दीवारों से। अच्छा, हाँ जी, आपके ऊपर भी पत्थर? मंदिर में हम भजन कीर्तन अंदर करते थे, पत्थर फेंकते थे। ठीक है सर, सवाल यह है, ये सारी क्रिएशन है नेहरू जी की, इसका समाधान भी है। अभी उसमें बात करेंगे। एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि आप वहाँ सिविल इंजीनियर रहे हैं, तो अभी जो हमने कहा कि मतलब शहरों का वहाँ जो है विकास कर दिया गया, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ के जो नौजवान उनके पास काम नहीं है, वो आतंकवादी की मतलब छत्र छाया में चले गए।
वहाँ तो क्या कहेंगे? वहाँ साहब एक चीज है, जो भी पैसा जी। है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जी। वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा नहीं आता जी। है, वहाँ अरब से पैसा आता है, जी। वहाँ पाकिस्तान से पैसा अच्छा, आता है। आपका कहने का मतलब बाहर से पैसा आ रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान से आ रहा है। सही सही मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा, लॉन्ड्रिंग ज्यादा सर है। लेकिन ये पैसा क्या मतलब सीधा उससे क्या जनता के हुआ? पास आता है, नहीं, कहाँ नहीं, जाता है? उससे क्या हुआ, उससे इन्होंने बड़े बड़े मकान बनाए, अपने जी। महल है वहाँ, जी। हर किसी के पास महल है, जी। लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी थी, इंडस्ट्रीज लगानी थी, उसमें नील, कहीं भी कुछ नहीं होगा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ अपने महल बनाने, बाग बनाने, वही। अगर धारा 370 नहीं होता, यहाँ का इंडस्ट्रीज जाके वहाँ दुनिया भर के नौजवानों को रोजगार देता, वहाँ इंडस्ट्रीज बन जाती, वहाँ इंडस्ट्रीज बन जाती, जी। फल फूल जाता, रेलवे, लंदन बन जाता वहाँ कश्मीर। जी। ये मूर्खता के चुंगल में फंसा के रखा है इस धारा 370 के चक्कर में। मतलब एक टिप्पणी आपसे चाहेंगे खुलकर, आप हम चाहते हैं कि पूरे देश में आवाज जानी चाहिए। बिल्कुल। कि जो पाकिस्तान बार बार कहता है कि जम्मू कश्मीर पर जनमत संग्रह कराया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए, जम्मू वो हिस्सा हमारा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, क्या कहेंगे आप? इसकी बेसिस भी है ना उसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इसने भी वो ले लिया यूएनओ में केस, उस वक्त रेफरेंडम करेंगे जी वहाँ। रेफरेंडम की एक चीज ये है, उस वक्त पहले फौज निकालनी पड़ेगी पाकिस्तान की, जी पाकिस्तान की, इंडिया की नहीं, इंडिया की कुछ फौज रहेगी वहाँ, लेकिन फिर रेफरेंडम किया जाएगा वहाँ, ठीक है जी। पाकिस्तान क्या निकाल। जलाली साहब आपसे एक टिप्पणी ले लेते हैं। अभी धारा 370 की बातचीत की कॉल साहब ने, हम वो एक जो 35A है उसको समझना चाहते हैं, देश की जनता समझना चाहती है, क्या है ये सब चीजें, मतलब राजनीतिक लोग अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन क्योंकि आप जम्मू में रहे हैं, आप उसको बताएं जरा थोड़ा सा। देखिए, इससे ये सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो हमारे नेता लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, अगर 35A या धारा 370 उठेगा, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ के पूरा इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा, पूरा दिल्ली है, मर्ज हो जाएगा, मतलब एट पार हो जाएगा। तो वहाँ क्या होगा कि इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगी, रेलवे इंडस्ट्री, रेलवे वहाँ तक आएगी, रेलवे बहुत बड़ा ये सिस्टम होता है, अगर वहाँ की रेलवे फैक्ट्री बनेंगे तो पता नहीं कितने हजारों लड़के नौकरी लगेंगे, वहाँ है ही नहीं कुछ, मतलब जम्मू में वहाँ जाएंगे बिल्कुल कुछ नहीं। तो लड़के क्या, उनको पाकिस्तान से पैसा आता है, वो हजारों रुपए लेते हैं, गन उठाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, यही कारण है। 370 ने इसको खत्म किया है। 370 खत्म होनी चाहिए था ये, हाँ, अगर नहीं मानते लोग निकल देंगे वहाँ, वो मानते नहीं ना, क्योंकि वहाँ सिस्टम, वहाँ के नेता नहीं मानने के लिए तैयार, उसका भी समाधान है ना मेरे पास। हाँ, अभी इस पे बात करेंगे आपसे। उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं कि अगर वो डायरेक्ट हक बनता है सर, हक बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्यों गवर्नमेंट का इंडिया का एक एक इंच पे अरबों रुपए वहां लगा, एक एक इंच भूमि पे, मतलब पूरे जो देश के जो ये हक बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कोई भी ड्रास्टिक सिस्टम उठाओ। 130 करोड़ की जो आबादी है हमारे देश की, वो सब कुछ जो टैक्स देती है, जो टैक्स का पैसा जमा आप टैक्स देते हो, सब्सिडियां वो, ये वहां मजे ले रहे हैं, सब्सिडियां वो खा रहे हैं, और पाकिस्तान भी पैसा ले रहे हैं, सऊदी का भी पैसा ले रहे हैं, मतलब सारी चीज खाना पीना हिंदुस्तान का, गुनगान गाना पाकिस्तान का, गाना पाकिस्तान, गुनगान गाना पाकिस्तान का। लेकिन एक दौर ऐसा भी था सर, एक दौर ऐसा भी था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब बेनजीर भुट्टो वहाँ देश की पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, तो वो बड़े वहाँ के जो राज्यपाल थे जगमोहन जी, उनके नाम से बड़ा खौफ खाती थी, भागमोहन। तो क्या वो हालात पैदा नहीं हो सकते क्या जम्मू कश्मीर? हो सकते हैं, आज नाम नहीं लूंगा उसका, यहाँ हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कश्मीर में, मुस्लिम लेडी है, कम से कम लाख रुपए महीने का तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फ्री ये है, वो हर रोज आपके टीवी पे निकलते और बोलते यहाँ हम ठीक नहीं है, पाकिस्तान के साथ बात करो या पाकिस्तान बनाओ, मतलब लाखों रुपए लेने के बाद भी हम ठीक नहीं है, कोई किसी की जरूरत नहीं कि वो, ये फार्मूला मैं सिंपल बताऊंगा, कश्मीरी को एक फार्मूला मिली है, भाई तुम बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपको अरबों रुपए वहां से आए। अच्छा, वहां से, इंडिया से पाकिस्तान तो भेजता ही भेजता विशेष है, इंडिया से आएगा, चुप करने के लिए, इसने एक पॉलिसी थी, चुप रखने के लिए। वालपोल एक प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उसने बोला था भाई भूखे कुत्ते को कभी भी भूख लगने मत दो, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। यही पॉलिसी आज तक कांग्रेस ने चलाई, भैया जो ही ये मुंह खोलेगा मुंह में डाल दो, अरबों रुपए डाल दो, टैक्स का पैसा डाल दो, ये हकीकत है। हम भी मजे ले रहे हैं, इस चीज में हमें भी मिलता था फायदा, उनके साथ चलते थे ना, हमें भी सब्सिडियां मिलती थी। तो सवाल ये है साहब, ये कैंसरस डिजीज जो है,
ये डायनेमिक बंदा योगी ही खत्म कर सकता है, यही मोदी जी, और कोई नहीं कर सकता। और कोई नहीं कर सकता ना, मतलब ही नहीं बनता, और कोई नहीं कर सकता। माई का लाल कोई दिखाओ कर। अच्छा, उस दौर में आपसे एक जगमोहन कर सकता था। हाँ, जगमोहन की आप जिक्र कर रहे हैं, तो जगमोहन के टाइम में जो राज्यपाल वहां रहे थे, तो मतलब आपने तो देखा होगा करीब से उनका जो काम करने का तरीका। मैं बिल्कुल विनती कर रहा हूँ, क्या काम करने का तरीका, बेस्ट स्ट्रॉन्ग उनका तरीका मतलब बढ़िया प्रशासक थे। मैं बताता हूँ, ही वाज द बेस्ट एट, मैंने आपको पहले एक इंटरव्यू दिया है, उसमें भी मैंने बताया, ही इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और आईएएस ऑफिसर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज की डेट तक उसकी टक्कर का कोई बंदा नहीं है। उसने एक किताब लिखी है फ्रोजन टर्बुलेंस, वो मुझे 320 रुपए की किताब मार्केट में है वो। उसने बिल्कुल इतना डीपली माइन्यूटली कश्मीर को स्टडी करके फिर इलाज करना शुरू किया। पूरे कश्मीर को स्टडी किया। वो डॉक्टर था वहां के मर्ज का, वो असली ट्रीटमेंट जानता था कैसे करना। क्यों? उसको पता था यहाँ गरीब को परेशान रखा है, इसको पैसा ही नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट बेच रही है, इसको नहीं मिल रहा है, इसको नौकरी नहीं मिल रही है, खड़ मैच खा रही है यहाँ, जो जहाँ बात करने वाले वो लेते हैं लीडर लोग। ये उसने सबसे पहले फोकस किया सिर्फ गरीबों पे, जो मोदी जी आज केंद्र सरकार की जो आज की नीति है मोदी जी की, वो जगमोहन ने 90 से प्रेयर लगा दी वहां वो नीति। गरीबों को उठाओ, यहाँ गरीब दुआएं देते थे मस्जिद में, ए परम रहे परमात्मा, ए अल्लाह ताला, मतलब मस्जिदों से आवाज आती थी, आवाज आती थी सलामती के लिए, उनकी सलामती के लिए। इतना पॉपुलर वो हो गया था विदाउट सिक्योरिटी। मतलब आपका कहने का मतलब अगर जम्मू कश्मीर से अगर उनको उस समय वापस। अच्छा, मुझे एक चीज याद आई जी, हमने एक इवेंट में फिकी ऑडिटोरियम में जगमोहन जी को बुलाया था, ये भी मेरे साथ थे, उसमें हमारी फोटो भी होती। तो हमने उनको बुलाया था एक बार, उन्होंने फिर बता दिया, भाई साहब आपको मैं बताऊं, मैंने राजीव जी को लिखा, भाई मैं इतना पॉपुलर हूँ आज यहाँ, मैं धारा 370 खत्म कर दूंगा, ये कुछ नहीं बोलेंगे। हो सकता है अगर कुछ उन्हें कियास खड़ा कर दिया तो उस वक्त मुझे थोड़ा बैग पीछे दे देना, हम कर लेंगे, हम कर। लेकिन जगमोहन ने राजीव जी को लिखा। अच्छा। राजीव गांधी ने यहाँ से कांग्रेसी टीम कांग्रेसी को भेजी कि जगमोहन आपका धारा 370 उड़ाने वाला है। अच्छा, वहां आग लगा दी। राजीव गांधी ने यहाँ से जाके कश्मीर मतलब वहां से मुखबरी कर दी उन्होंने। जगमोहन ने खुद बता दिया। जी ने कहा था, बिल्कुल ये उसके लफ्ज है कि अब मैंने उनको कहा था कि मुझे फिर हटा, अगर आपको यहाँ दिक्कत आएगी फिर मुझे हटाओ, डिस्कस करो, मुझे हटाइए, मुझे हटाने से, लेकिन मुझे हटाने दो धारा 370। वो तो तैयार था उसको हटाने का। उसने क्या किया, पब्लिक था, कॉमन मासेस उसके साथ थे, क्योंकि वो बेचारा जो बहुत आसानी से कर सकते थे, जो गवर्नर जो मेरिटोरियस बच्चे पढ़े थे, सड़ रहे थे घरों में, उनको उसने ट्रेस आउट करके नौकरियां दे दी, उन्होंने नौकरियां दे दी, सड़कें बनवाई, रोड बनवाए, नलके खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवा दिए, जो लोगों को गरीब लोगों को चाहिए सब सुविधाएं उनके लिए उसने रखी। ये राशि नहीं आया। लेकिन अब जो सरकारें वहां काम कर रही हैं, उसके बाद जो अब जो सरकारें बनी और जो काम कर रही हैं, जो राज्यपाल रहे वहां पर, तो क्या लगता है राज्यपाल को एक ही चीज है, दाल में घुमाओ, बस दाल में घुमाओ, शिकारे में गुश्ताबे खिलाओ, गुश्ताबे खाते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे लेते रहे, वहां से कालीन बटोरते रहे, शाल बटोरते रहे, वो बीवियों को चढ़ाते रहे। यहाँ यही राज्यपालों का काम रहा। आज का एक वाहिद राज्यपाल मैंने देखा जगमोहन के बाद, ये मलिक साहब जो है, इसको भी नमन करता हूं मैं। ये भी गरीबों पे ध्यान देता है, वहां कैसे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, कैसे यहाँ अनरेस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन साइमल्टेनियसली उस तत्व का भी नाश कैसे हो जाएगा जो मुल्क के लिए मतलब उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे जगमोहन काम करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये बता कर रहे हैं काम। ये वाकई में या ये कहा जाए कि ये पता नहीं, ये भी सेंटर ने बड़ा सुलझा हुआ बंदा भेजा है, सुलझा हुआ बंदा भेजा है। जरूरत नहीं किसी ने नहीं की कि हुर्रियत वालों को अरेस्ट करें, या ये जो एनआईए के कितने लाख रुपए निकल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और टिप्पणी हम आपसे लेंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, तो जो राजनीतिक दल हैं वो आज सवाल उठा रहे हैं कि साहब वो तो नोटबंदी आपकी फेल हो गई, उससे कोई असर नहीं हुआ। गलत बोले वो बेचारे गलती बोल रहे हैं सर। मैं बताऊं, मैं सर मैं उस वक्त यूएस में बैठा था, मैं टिप्पणी दे दूं इस पे कि जलाल साहब से लोगे आप करेक्ट, मैं यूएस में बैठा था, वो बेचारे गलत नहीं बोले जी। मेरे एक मित्र हैं जी, कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो जी बोलते भाई साहब मैं रशिया में काम कर रहा था और नोट वहां से आते थे, हम यहाँ गिनने के लिए एक एम्बेसडर कार हायर करते थे, उसमें गिनते थे। अच्छा। तो फिर बोरियों में डंप करते थे। अच्छा। वो बोरियों वाले नोट डंप के डंप रह गए,
काला ब्लैक। अच्छा, वो करेंसी बिल्कुल वो रातों रात खत्म कर दी मोदी जी ने। ये हिम्मत इस्माइल के लाल की, और कोई नहीं कर सकता ये इतना ड्रास्टिक। ये समझो ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है जी। मोदी जी ने जो उस वक्त से जब 8 बजे वो अनाउंसमेंट करी कि ये नोट रातों रात बिल्कुल सब, वो रातों रात तो बर्बादी का वो धन हो गया, वो काला धन। मतलब वो इतना बड़ा फैसला था पूरे देश के सामने। बिल्कुल, ये तो एक शेर, ये तो एक शेर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। भाई साहब, जिसको ना जिसने शेरनी से दूध पिया। अच्छा, उससे एक शेरनी का दूध जिसने पिया होगा वही शेर का। अच्छा, एक टिप्पणी आपसे ले लेते हैं, जलाली साहब से ले लेते हैं जल्दी से। जलाली साहब, ये जो नोटबंदी हुई और क्या मतलब असर क्या रहा उसका, मतलब क्या जम्मू में क्या असर पड़ा? छोड़िए जम्मू जो कश्मीर को आपको मैं बताता हूँ असली असर क्या पड़ा। ये जो इस वक्त चल रहा है ना इलेक्शन का, अलीबाबा 40 चोर, ये अलीबाबा 40 चोर क्यों इकट्ठे हो गए? अच्छा, ये सारी चौकड़ी खत्म, गड़बड़ इकट्ठे हो गई। एक आदमी ने इनको बेड़ा गर्क किया, खत्म कर दिया, करोड़ों अरबों रुपया इनका खत्म हो गया। जी, असली तकलीफ वही है, तकलीफ वही है, पेन वही है, असली वही थे। अब इसका इलाज नहीं है, कोई सेरिडान नहीं है, कोई एस्पिरिन। अब ये चाहते हैं कि फिर हमारी वो हुकूमत आ जाए, हम फिर करें, फिर शुरू करें वो, हाँ दोबारा लौटे। ये नहीं मतलब इनको सत्ता से प्यार नहीं, मतलब देश के लिए काम ना, देश के लिए थोड़ी करते हैं ये अपने परिवारों के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको बता दिया, वाहिद मोदी जी है जिसका कोई परिवारवाद नहीं है। भाई इसके पेट्रोल पंप पे हैं, बेचारा क्या अपना मेहनत कर रहे हैं। माँ इसकी 8 बाई कुछ 10 कमरे में बैठी हुई है, किसी का ध्यान नहीं देता है। इसकी माँ बाप सारा देश है, भारत माता है, उसी के लिए दिन रात ये अपने जीवन को लगा रहे हैं। सर, आपसे एक टिप्पणी और ले रहे हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे दर्शक जानना भी चाहते हैं। नोटबंदी जब हुई तो नोटबंदी के बाद क्या ये सही है कि जो पाकिस्तान से जो करेंसी जम्मू एंड कश्मीर में आ रही थी, तो क्या मतलब वो क्या मतलब फली क्या बढ़िया सवाल आपने किया। सुनिए, इसके पीछे दाऊद बैठा था जी। अच्छा, जो पैसे वहां से फेक करेंसी यहाँ पंप, जो दुबई में बैठे हैं। दुबई में नहीं, पाकिस्तान में, अच्छा कराची में, सॉरी कराची में उसने आगे हैंडलर एक रखा था जी, वो रियल एस्टेट का काम कराची में करता था। अच्छा, जिस दिन मोदी जी ने यहाँ ऐलान किया कि नोटबंदी हो गई जी, इसके लेबर खा रही थी खाना 1 बजे जी, ये 8वें माले पे चढ़ा, वहां से छलांग मार के इसने खुदकुशी करी। ये किसी ने बोला है आज तक आपको? नहीं, ये तो बात बिल्कुल नहीं है, नई बात है। यानी छलांग मारने खुदकुशी करने के लायक मोदी जी ने कर दिया पाकिस्तान को इस मसले में। जो फेक करेंसी यहाँ आ जाती थी, फ्लोट हो रही थी, उसके पीछे नेताओं का हाथ था, ऐसे नहीं था ये, ऐसे हवा में चलेगा जी काम। जब तक आशीर्वाद किसी का पीछे ना छुड़वाने वाला पुलिस से कोई ना हो जी, तब तक नहीं होता ये। आज ये नहीं चलेगा। आज अधिकारियों को, सारे IAS अफसरों को पहले दिन मोदी जी ने घेरा, भैया ये सोचना घर बार आपका नहीं रहेगा मेरे साथ काम करने में, सुबह से शाम तक मेरे साथ लगे रहना। हम आपसे जानना चाह रहे हैं जलाली साहब की, जो जब नोटबंदी हुई देश में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की जो घोषणा की, तो पहले तो राजनीतिक दलों को शौक लगा, बिल्कुल सही, हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, बिल्कुल पागल हो देश के जो ऐसे लोग थे जो उल्टे सीधे कामों में थे, उनको बड़ा झटका लगा। तो क्या इसमें जो आतंकवाद की जो भट्टे चला रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में या पाकिस्तान से मिलके, या वो जो राजनेता उनको संरक्षण देते थे, तो क्या मतलब आतंकवाद में, मतलब जो आतंकवाद की जो कमर टूटी थी, वो सबों की कमर टूट गई थी जी। है उन दिनों जो लोग होते थे रोज में, हर किसी बैंक के पीछे आप देखते थे लोग कतारों में थे जी। फिर आप लोग उनके अलग अलग लेते थे, भाई क्या हुआ जी, जी, सब खुश थे जी, किसी ने जनता खुश थी जी। नंबर 1 ये जो अब ये जो मिलिटेंट्स थे जिनको पैसा मिलता था उनका कमर टूट गया, अरबों रुपया, ये लाखों रुपया। उस दौर में आतंकवाद की गतिविधि में बिल्कुल के दिखा, उनको जो पैसे थे ना वो तो बेकार बन गए ना, इसमें टाइम लग गया, मतलब रातों रातों पैसे जो है कागज बन गए, अरबों रुपया, ये नहीं करोड़ों में नहीं, के लिए काम करते। चर्चा के हम अंतिम दौर में पहुंच गए हैं और यहाँ पर इस चर्चा का महत्वपूर्ण जो है वो फेस है जिसमें हम चर्चा करना चाहेंगे। अमरजीत सिंह जी कलिंगा जी हमारे साथ में, जो कि एयरफोर्स से हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे सर, ये जो अभी जो 14 फरवरी को जो पुलवामा में जो हमारे CRPF के जो 45 जो जवान जो है वो आतंकवादी हमले में जो है वो शहीद हो गए थे, और पूरे देश में मतलब दुख जताया था। मतलब ऐसा कौन सा हमारे देश का नागरिक नहीं होगा जिसने दुख नहीं जताया। तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी जो है आतंकवादियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी,
और उसके बाद कुछ दिन बाद ही जो है जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उन्होंने अपनी सेना को बिल्कुल अलर्ट कर दिया, पूरी आजादी दे दी कि आप जो करना कीजिए। तो जो एयर स्ट्राइक हुआ सर, क्या कहेंगे सर उसके ऊपर अमरजीत जी? जो एयर स्ट्राइक हुआ था वो तो बहुत अच्छा हुआ जी। ये मैं तो ये चाहता हूँ जैसे अमेरिका ने जी लादेन को जी घेर के मारा था, जी जी वैसे ही मोदी जी को करना चाहिए। अच्छा, वैसे ही करना चाहिए। वैसे करना चाहिए जी। और जो आजकल इलेक्शन के चक्कर में राजनीतिज्ञ सेना का मॉरल डाउन कर रहे हैं जी, ये बहुत गलत है जी। सेना को राजनीति में लाना गलत है, ये देश के हित में नहीं है। नहीं, ये जो नेता किसी पार्टी को भी जी, किसी पार्टी को भी सेना को देश राजनीति में नहीं लाना चाहिए। जी, सही बात। वो नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, ये देश हित में नहीं है। अच्छा सर, आपसे हम जानना चाह रहे हैं सर, क्योंकि आप तो एयरफोर्स से हैं और क्योंकि ये पूरा एयर स्ट्राइक था और ये एयर स्ट्राइक को मतलब दुनिया ने लोहा माना है भारत का, क्यों जलाली साहब? हाँ, बिल्कुल। तो ये पूरा लोहा माना है कि मतलब दुश्मन देश के अंदर जाना और वहां जो आतंकवादी के जो अड्डे हैं उनको ध्वस्त करके आना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। मतलब ये बहुत जो बड़ी हिंदुस्तान चीज का है। एक नया चेहरा मतलब दुनिया के सामने बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है ये एयरफोर्स का, बहुत ये मॉरल ऊंचा करता है। मतलब हमारी एयरफोर्स हमारी सेना जो है ये इसका मॉरल ऊंचा करता है, बहुत जी। अच्छा, बहुत जी। बढ़िया हुआ ये जी। मतलब कहने का मतलब है जितनी शक्तिशाली हमारी सेना है जी उतना ही शक्तिशाली हमारा देश का प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सही है। आप देखिए दुनिया में कैसा इसका हो गया जी। मैंने खुद देखा है Globally टीवी चैनल पे, लंदन में एक बिल्डिंग है, इंफॉर्मेशन बिल्डिंग, उसमें निकलता है जैसे ये होता है, पूरा लिखा था वहाँ 320 मिलिटेंट्स हैव बीन किल्ड बाय इंडियन, मतलब फॉरेन के अंदर आ रहा है और हमारे देश के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। जयचंद यहाँ बैठे हैट्स ऑफ टू माय इंडियन, वो जयचंद यहाँ बैठे हैं हमारे। मतलब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। वो बोलेंगे केजरीवाल क्या है, ये क्या है, क्या ये है क्या इनकी भूमिका है क्या इनकी? Unfortunate. अच्छा सर, आप तो वहाँ रहे हैं, जेएनके में आप पैदा हुए हैं, तो ये बात सही है कि जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है वहां पर आतंकवादी कैंप चल रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100%। लेकिन यहाँ के नेताओं को हजम क्यों नहीं हो पाई? हम जो है अंतिम दौर में पहुंच चुका है और हम आपसे चलते चलते जलाली साहब आपसे इस पूरे विषय में जो है जो जम्मू कश्मीर पे हम लोग चर्चा की है, आपसे अंतिम टिप्पणी चाहेंगे, क्या कहेंगे? मतलब अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसके ऊपर क्या असर डालेगा ये? मेरा ये है कि लोकसभा के चुनाव में ये वहाँ बाइकाट होगा जी। जो ये वहाँ के लोकल है वो कुछ करिए ना 200 वोटों से जीत गया जी, 500 वोटों से जीत गया, उसको तो असेंबली सीट मिल जाएगी जी। एक वहाँ मैं मिसाल एक देता हूँ, एक मिस्टर तारिगामी है जी, वो वहाँ सीपीआई का है जी, उसने 32 वोटों से जीता था लास्ट इलेक्शन जी 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 32 वोट ज्यादा आ गए थे क्योंकि सब उन्हें ये किया, उसको शायद 232 आए थे, एक लड़का था उसको 200 आए थे। अच्छा। वो 32 वाला इतनी बड़ी बड़ी बातें इस वक्त करता है जैसे वो मोदी को भी मानता नहीं है जी जी जी, इतने ऐसे लोग हैं वहाँ, इसका कोई मतलब पागल किस्म की एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं जल्दी से, क्योंकि हम अंतिम फेज में जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक की हमने कहा कलिंगा जी से, उन्होंने अपना दे दिया कि नहीं एयर स्ट्राइक हुआ है और इसको कोई भी इनकार नहीं किया। जब दुनिया ने मान लिया, लेकिन हमारे यहाँ के नेता माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप आंख बंद कर ले। उनकी स्थिति ऐसी है जैसे रात को पेड़ पे कबूतर बैठा होता है, बिल्ली उसको पकड़ने जाती है, वो आंख बंद कर लेती है। तो एयर स्ट्राइक हो गया, इन्होंने कहा आंख बंद करके नहीं हुआ, लेकिन देश की जनता को मालूम है एयर स्ट्राइक हुआ, असर हुआ, ये लोगों को बेवकूफ बनाने लोगों को, ठीक है, लोगों को पता है लोग हो गए। इस इलेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि इनको पता है, इनको ये अपनी कुर्सी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला इस वक्त गठबंधन के साथ इसलिए है कि वहाँ कुछ इसको मिले और वहाँ कुर्सी पे बैठे, अदरवाइज देयर इज नथिंग। वहाँ चल रहा है, मिलिटेंसी चल रहे हैं, गवर्नर साहब स्ट्रॉन्ग है, मोदी जी का ऊपर से आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा, हमें ये है। चलिए धन्यवाद आप जलाली जी, आपके अंतिम टिप्पणी का मुझे लगता है कि जनता जो है स्वागत करेगी आपका। कौल साहब भी हमारे साथ, कौल साहब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि धारा 370 के बारे में आपने बातचीत की और 35A के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, तो
चलते चलते जो इस कार्यक्रम में जो है कश्मीर का जो दर्द है वो आपने बताया, कोई हल उसका देखते हैं? हमारा एक ही समाधान इसमें है। मोदी जी से जो मैं सजेशन दे दूं, सबसे पहले जो स्टेप उठाना पड़ेगा जी, इस स्टेट को जी, मैं कश्मीरी पंडित होने के नाते बोलता हूं कि हमें भाई साहब परम कश्मीर के माध्यम से हमें दे दो जी लैंड यूनियन ऑर्गेनाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। हमें पावर रखने की, वहां आप भी पावर रखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रखेगा, खुले मुंह से बोलोगे वहां आप ये बात की लैंड है। लद्दाखी बुद्धिस्ट मानता है हमें यूनियन टेरिटरी दे दो, जम्मू वाला बोलता है या हमें हिमाचल से एनेक्स करो, नहीं तो हमें यूनियन टेरिटरी दे दो। अगर आपको तीनों साइड से आवाज आ रही है, ये आपको सूट हो रहा है इस वक्त, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सूट हो रहा है, क्यों? दो दुश्मन हमें बैठे हैं बॉर्डर पे जी, उन पे नजर रखनी चाहिए सेंटर से जी। स्टेट कुछ नहीं करेगा, स्टेट के सारे एजेंट बैठे हैं अंदर, कोई भी नेता वहां है वो एजेंट है पाकिस्तान का ही जी। कितना पैसा ये बर्बाद करेंगे देश का, कितना टैक्स वहां भेजेंगे ये। इनको गवा, दमन और दीव की तरह 3 यूनियन टेरिटरीज बनानी पड़ेगी, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजने पड़ेंगे यहाँ से, 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांटो इसको। लद्दाख को अलग दे दो यूनियन टेरिटरी का दर्जा, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दो, फिर देखिए बीच में कौन कौन नाचता है। कश्मीर तीसरा, जम्मू को तीसरा, तीन से अच्छा, जम्मू को अलग कर दिया जाए, जम्मू को यूनियन टेरिटरी बनाओ अलग जी, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाओ और लद्दाख को बनाओ, तीनों को ऑर्गेनाइज करो। लीडरशिप बैठेंगे घर में, ये अंडे वंडे बेचेंगे, वहां मछली वछली बेचेंगे है ना, ये मछलियां बेचने जाएंगे और मवेशी चराने जाएंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर जिन्होंने देश को बर्बाद किया। इसमें समाधान यही है कि हमें चाहिए JNK को बचाने के लिए, क्योंकि दो राज्यपाल शासन, वहां राज्यपाल शासन, नो नॉट यूनियन टेरिटरी, उपराज्यपाल भी नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे वहां गई किरण बेदी जी, इसी तरह से गवा, दमन, देव की तरह इसको बनाओ। यही एक समाधान मेरी सोच से आज तक इतना अनुभव मेरा है, यही हर एक भारतीय बोलेगा इसको यूनियन। लेकिन इससे जो धारा 370 का जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा असर, वो अभी हो जाएगा इस इलेक्शन के बाद लास्ट में जी हाँ ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। के जो लीडर है जी पुराने नए जी, ये सारे बेईमान हैं, ओपनली मैं कहता हूँ। सबसे ज्यादा ये एहसान फरामोश है जी, एहसान जिस थाली में ये खाते हैं उसी को फिर मतलब भारत का खाते हैं और भारत के खिलाफ ही जो है जहर उगलते हैं। एहसान फरामोश उसको पाकिस्तान की जवान बोलते हैं। एग्जैक्टली, अनग्रेटफुल, दे आर अनग्रेटफुल। इन पे भरोसा करना, हम जानते हैं जी, मैं लद्दाख में था जी 2 साल, मुझे लद्दाख में पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना पैसा फूक रहा है। I have worked with them for 10 years with all these ministers। एक इंच पे करोड़ों रुपए इंडिया का गया है जी वहां जी, अरबों रुपया गया है, अरबों रुपए हो गए। और कोई टिप्पणी चाहेंगे सर? बात ये चलिए, जम्मू कश्मीर पर बात आपके साथ ये चर्चा हमने अपने दर्शकों के लिए रखी, देशवासियों के लिए रखी, और मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा से कुछ ऐसी बातें निकल कर आई हैं जिनके बारे में देश की जनता को जानना बेहद जरूरी है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सारी जानकारी जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, जो अभी तक नहीं पहुंच रही थी, वो मैं मानता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचेगी। और देश की जनता को फैसला करना है, और जम्मू एंड कश्मीर की जो वहां जो जनता है उसको फैसला करना है कि उनको खुद भारत के साथ अपने आप को रखना है, या फिर भारत सरकार को फैसला करना है कि धारा 370 कि किस तरीके से निष्क्रिय हो। पाकिस्तान जैसा मुल्क, छोटा सा मुल्क है, भारत को आंख दिखाता है, इधर चाइना लगातार भारत के साथ जो है वो अच्छे संबंध नहीं है, वहां के राष्ट्रपति यहां आते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, पूरा दरिया दिली उनके साथ दिखाते हैं, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी खलबली मचाए हुए हैं, और हमारे जो जवान हैं, सेना के जवान हैं, चाहे वो CRPF के जवान हैं, शहीद होते हैं, जो हमारे जो नागरिक जो है वहां के वो शहीद होते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा दुख पूरे हिंदुस्तान की जनता को होता है। Exactly। मैं मानता हूं कि चाहे
वो दुख वहां जो रीजनल पार्टीज हैं, जो बड़ी पार्टी हैं, जो केंद्र में भी सत्ता में रही हैं, उनको नहीं है। उनके नेताओं को ना हो, क्योंकि वो लोग जम्मू एंड कश्मीर में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और पाकिस्तान की भाषा ही नहीं बोलते हैं, हिंदुस्तान का जो अरबों रुपए का जो टैक्स होता है, जो जनता देती है, जो जम्मू एंड कश्मीर पर खर्च होता है, उससे वो वहां पर आनंदित होते हैं और पड़ोसी मुल्क के लिए काम करते हैं। धारा 370 को समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये जब लगाई गई थी तो ये कहा गया था कि धारा 370 टेम्परेरी है और इसको जो है वो भविष्य में हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आज की चर्चा में ये भी निकला कि अगर ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का मामला अगर सरदार पटेल के पास में होता, जैसे उन्होंने पूरी और दूसरी विरासतें जो है उनको एक कर दिया पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने हिस्से में रखा। अब ये हो सकता है कि हम इस विषय में नहीं जाना चाहते कि उनका क्या उसमें इंटरेस्ट रहा होगा, लेकिन दुर्भाग्य जम्मू एंड कश्मीर का रहा कि ना तो वहां डेवलपमेंट हो पाई, ना वहां जो नौजवान है उनको रोजगार मिल पाया, ना वहां के जो नौजवान हैं वो ना वो पढ़ पाए, ना शिक्षा मिल पाई सही ढंग से। और उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आज जो जम्मू कश्मीर है और जो वहां के जो निवासी हैं, वहां पर 1947 के बाद जो हालात हुए कि वहां के जो मुस्लिम लोग जो थे वो जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो चले गए, और वहां से जो हिंदू वहां से आना चाहते थे वो जम्मू में आ गए, सिख परिवार आ गए, लेकिन आज तक भी उनका दर्द है, उनका दर्द आज तक एज इट इज बना हुआ है। उनका दर्द कोई पूरे देश में सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। और आज जैसे कि कार्यक्रम के अंत में धारा 370 को हटाने की बात आती है, तो ये तमाम लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी है, दूसरी रीजनल पार्टी है, चाहे फारूक अब्दुल्ला है, चाहे वो महबूबा है, मुफ्ती मोहम्मद, तमाम लोग जो है पाकिस्तान की जबान बोलने लगते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, अशांति फैल जाएगी। लेकिन जैसा कि कौल साहब ने कहा कि अगर इसका कुछ हल हो सकता है, मैं इस चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर को अगर धारा 370 को निष्क्रिय करना है, वहां के लिए 35A को निष्क्रिय करना है, तो जम्मू एंड कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, यूनियन टेरिटरी बना दी जाए, जैसे दिल्ली है, गोवा है, इस तरीके से जो है यहां से नजर रहे, और इसके ऊपर पूरी नजर हमारे सेंटर केंद्र सरकार की रहे। और वहां पर जैसा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में एक विधान एक निशान की जो परंपरा है वही रहेगी, यहाँ दो निशान नहीं चलेंगे। और यदि ऐसा होता है, 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, लद्दाख को एक हिस्से में बांट दिया जाए, कश्मीर को एक हिस्से में बांट दिया जाए, जम्मू को एक हिस्से में बांट दिया जाए, तो जब तीनों टेरिटरी बना दी जाएगी तो यूनियन टेरिटरी जो है वो उसको बना दिया जाएगा, और वहां पर जो है वो केंद्र सरकार का नुमाइंदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में वहां रहेगा, और पूरी जो नियंत्रण भारत सरकार का रहेगा। और यहां पर उस स्थिति में जिस तरीके से पूरी नजर एक मजबूत पकड़ के साथ में राज्यपाल के तौर पर जगमोहन ने जितना बढ़िया काम करके दिखाया, उतना ही बढ़िया काम इन 3 हिस्सों में बांटने के बाद जम्मू कश्मीर को ऐसा ही एक जो है परिणाम आएगा, और उससे देश की जनता को भी जो है वो एक सुखद एहसास होगा, और जो जम्मू एंड कश्मीर का जो दर्द है वहां शांति भी आएगी, और शांति के साथ साथ जम्मू कश्मीर जो है उसके जो शहरी क्षेत्र हैं और जो उसके ग्रामीण क्षेत्र हैं सब एक साथ मिलके तरक्की करेगा, विकास करेगा, और देश की जो विकास की गति है उसमें अपने आप को खुद को शामिल करेगा। इस चर्चा में जो बिंदु हमने चर्चा की, हमें उम्मीद है कि डे नाइट इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं
जो चैनल न्यूज के जो दर्शक हैं और जो देश की जनता है उनको पसंद आएगा। आज बस इतना ही। अगली बार नए विषय के साथ में, नए लोगों के साथ, नए मेहमानों के साथ आपके साथ फिर से हम मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे। इस चर्चा में जाने से पहले एक बार मैं फिर से अशोक जलाली साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप चर्चा में शामिल हुए हैं। एमके कौल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में शामिल हुए हैं। अमरजीत सिंह जी कलिंगा जी एयरफोर्स के हमारे हैं और एयरफोर्स का जो एक विंग है, जो ताकतवर विंग है जिसने एयर स्ट्राइक किया, वो भी शामिल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। अगली बार अगले विशेष विषय के साथ में जो हमें आपके माध्यम से मिलते हैं उनको लेकर हम चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। नमस्कार। जय भारत। नमस्कार। जय भारत।